हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोशिश करेंगे बेटा केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स हैं उनको हम लोग एक साथ, जितनी केमिकल रिएक्शन है उन सबको एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा उन सबको भी हम यहीं पर आज इसी टॉपिक में इस वीडियो में जो है कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई होप ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा। ओके बेटा, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड विद एयर। और दो तरह का रिएक्शन शो करेगा। मींस आप ये कह सकते हो कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अनदर, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है इसलिए इसे हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के एग्जांपल हो गए। अगर ऑक्सीडेशन का बोलते हैं तो Mg+O2 कर देंगे तो 2MgO, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। और कॉम्बिनेशन में क्या हुआ बेटा, क्योंकि दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं और आपको एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट मींस ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अनदर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है बेटा पेपर में और कई बार बोर्ड में आया हुआ भी है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी उसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को आप क्लीन क्यों करते हैं। क्योंकि देखो मैग्नीशियम जो होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है और वो क्या करती है, एयर के कांटेक्ट में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है अपने ऊपर। तो जब भी हम उसे बर्न करते हैं उससे पहले उसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, तब वो इजीली क्या होती है बेटा, बर्न होती है। ओके, तभी जलेगी वो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर। क्या होगा यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करें, पानी के साथ तेजी से वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एक किसका एग्जांपल है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं और इसको हम क्विकलाइम बोलेंगे। और ये क्या कर रहा है, जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि CaOH का उल्ट वाइज। इसको हम स्लेग लाइम कहते हैं, यानी बुझा हुआ चूना। आपने देखा होगा कभी चूने के अंदर पानी डाला हुआ, जो पुताई वाले करते हैं ना, व्हाइट वॉश के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, चूने पे पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, है ना, क्योंकि वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उसमें से हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ये भी आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, देखो, what happens when calcium hydroxide is treated with carbon dioxide। क्या होगा यदि आप what happens when calcium hydroxide is treated with कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था उसमें क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दे। ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे करा दे, कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से करा दे, तो क्या होगा, अब वो क्या कर देगा बेटा, इस चूने के पानी को क्या कर देगा, वो लाइम यानी वो सॉरी वो क्या कर देगा, इस चूने के पानी को मिल्की बना देगा। ओके, तो वो क्या करेगा, इसको मिल्की कर देगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, वो जो लाइम वाटर आपने लिया ना, वो क्या होता है बेटा, जो स्लेग लाइम बना था आपका, तो वो स्लेग लाइम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट, इसी के कारण वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये कई बार आपका उसमें आ जाता है ना, ये केस स्टडीज वगैरह में पूछ लेगा कि आपने कोई सब्सटेंस आपके पास है या कोई कंपाउंड आपके पास है, उसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया और वो मिल्की हो जाता है, तो वो पूछ लेगा वो सब्सटेंस क्या था, वो कंपाउंड क्या था, वो बताइए। तो वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो जब भी आप लाइम वाटर के अंदर या स्लेग लाइम के अंदर क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसी रिएक्शन से। इस एक रिएक्शन पर भी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सब मैंने यहाँ लिए हुए हैं, उनको एक बार फटाफट देख लेते हैं। व्हाट गिव्स शाइनी फिनिश टू वॉल। अब दीवार जो होती है ना बेटा, वो शाइनी फिनिश किसकी वजह से होता है, जैसे आप क्या करते हैं, देखते हैं चूना वूना लगा देते हैं, उसके कुछ समय के बाद क्या होता है, वो कुछ समय के बाद वो चमकने लगती है, दीवारें जो होती है उनमें व्हाइट व्हाइट जो है ज्यादा हो जाता है, मतलब अच्छी शाइन करने लगती है वो। तो वो किस वजह से करती है, दिस इज बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चूने को हमने बुझा लिया, यानी कि आपने क्विकलाइम लिया, पानी डाला, उसको स्लेगलाइन में कन्वर्ट किया और उसको हमने व्हाइट वॉश में यूज किया। इन व्हाइट वॉश रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और सरफेस में क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। अब क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर। अभी हमने ऊपर क्या किया था, लाइम वाटर को पास किया था ना, हमने क्या किया था, स्लेग लाइम लिया था, स्लेग लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी, कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर वो क्या बनाता है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना, जिससे वो मिल्की हो जाता था। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो क्या बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, यानी इट बिकम्स मिल्की। बट अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करते हैं तो क्या होगा, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास किया जाता है बेटा, तो उसका जो मिल्कीनेस है ना वो खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा और वो क्लीन सोल्यूशन बन जाता है। क्यों बन जाता है, बिकॉज जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। देखो इसकी रिएक्शन भी दिखा देते हैं।
ओके बेटा, चलिए इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना ऊपर, अब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ऑलरेडी था ही उसमें, तो वो रिएक्ट करके आपको क्या प्रोडक्ट दे देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है, और ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, जिससे उसका मिल्कीनेस खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। अच्छा क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। जब भी आप कार्बोनेट देखो ना बेटा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होगी, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। अब क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज थी और वो टूटकर दो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजें मिलती है एक बनता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज टूटती है और आपको दो नए प्रोडक्ट मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हीट का यूज कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। तो किसका एग्जाम्पल है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन का। ओके, अब जब क्योंकि यहाँ डिकम्पोजिशन पढ़ ही रहे हैं तो मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ले लिया, और इसके साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया इसके रिएक्शन, इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टाइप जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, अभी बताया मैंने, हीट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ ऊपर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं या फेरस सल्फेट ले लेते हैं। अब फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, जब भी आप इसे ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को क्या करोगे, हीट करते हो तो ये किसमें बदल जाएगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ये किसमें बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, केस स्टडी में इस तरह का रिएक्शन डाल सकते हैं। ओके, तो ग्रीन कलर का है ये फेरस सल्फेट, जब भी आप इसे हीट करोगे तो ये ब्राउन कलर का प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड द फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट का यूज है, इसलिए दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ हम सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, व्हाइट कलर का होता है, जब भी इसे लाइट में सनलाइट में रखते हैं तो ये कैसा हो जाता है बेटा, ग्रेइश कलर का प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड द सिल्वर। ठीक है, तो ये किसमें डिसोसिएट हो गया, ये किसमें डिकम्पोजिशन हो गया इसका, सिल्वर और क्लोरीन गैस इसमें से इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन कर रहे हो, आपने पानी में करंट पास किया तो वो किसमें डिसोसिएट हो जाता है, किसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका, H2 और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और आपकी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन गैस कहां पर इवॉल्व होगी, क्योंकि भाई पॉजिटिव होता है, इट गोज टू द कैथोड, यानी कैथोड पे जो इवॉल्व होगी वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव होती है, इट गोज टू द पॉजिटिवली चार्ज एनोड। तो ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस होती है बेटा, एनोड पर। तो ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रोजन जो होती है वो कहां प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस में एट कैथोड, और ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस होगी, वो एनोड पर। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, इसी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। डिकम्पोजिशन किस तरह का रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड, जो बॉडी में हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है। ऑल्सो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्यों है भाई, आप क्या करते हो, फूड लेते हो और फूड को क्या करते हैं, डाइजेशन का मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ना हुआ, तो वो क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप क्योंकि उससे लार्ज अमाउंट ऑफ खाना खाते हो तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी इट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई आ जाए कि एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल दो, या आ जाए डाइजेशन ऑफ फूड के लिए किस तरह का रिएक्शन है, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है why is double the amount of gas, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार why is double the amount of a gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water activity, name this gas। ठीक है, ये कह रहा है why is double the amount of a gas collected in one of the test tube इन द इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एक टेस्ट ट्यूब, मतलब आपने एक इलेक्ट्रोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब उल्टा करके डाल दो, तो वो कह रहा है वहां पर जो है डबल अमाउंट ऑफ गैस, किस गैस का क्यों मिलता है, कलेक्टेड वाटर एक्टिविटी, नेम दिस गैस, और उस गैस का नाम भी बताना। उस वाटर एक्टिविटी के दौरान जो है आपको क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में क्या होती है, डबल अमाउंट गैस का मिलता है, तो वो डबल क्यों मिलता है, उस गैस का नाम भी लिखना है। भाई देखो डबल अमाउंट किसका मिलता है आपको, हाइड्रोजन का मिलता है। कैसे, देखो इलेक्ट्रोलिसिस हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया था, वाटर का इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमने उसको डिकम्पोजिशन किया था। अब जब डिकम्पोजिशन करते हैं बेटा, इसका जो अमाउंट लेते हैं वो कितना होता है, ये देखो यहाँ पर जब इसको बैलेंस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 2H2 प्लस O2, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 था। अब इसको बैलेंस भी करके देखो तो यहाँ क्या है, डबल अमाउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इट मींस यहाँ पे क्या होगा, डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट, गैस पे बताया था मैंने, ये कैथोड पर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एनोड की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन जो होगी वो क्या मिलेगी, डबल अमाउंट में मिलती है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको। ओके, नेक्स्ट देंगे व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड, अनदर फोर्थ रिएक्शन जो है उसको भी देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, what happens when iron nail is placed in copper sulfate solution, क्या होगा यदि आप आयरन का नेल यानी कील को क्या करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं बेटा आयरन नेल, देखो यार रिएक्शन भी दिखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, इट बिकम्स ग्रीनिश। अब बाद में क्या होता है, जब आप उसमें नेल डाल देते हो, आयरन नेल डाल देते हो, तो वो ग्रीनिश हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयरन इज मोर
रिएक्टिव देन कॉपर। ये क्या होता है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, आयरन को उसकी जगह से क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ से कॉपर को भगा देगा, ठीक है, और अपने आप उसकी जगह पर बैठ जाएगा। जो ज्यादा ताकतवर होगा भैया वो क्या करेगा, वो दूसरे की जगह ले ही लेगा। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर की जगह ले ली और अपने आप क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को फ्री कर दिया। ओके, तो कॉपर जो होता है वो क्या हो जाएगा, वही कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपर सल्फेट से निकलकर सेपरेट हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का कॉपर आपको अलग मिलेगा। और देन आयरन जो होगा वो आयरन सल्फेट ग्रीनिश सोल्यूशन बन जाता है, पूरा सोल्यूशन कैसा होता है, ग्रीनिश होता है, और कॉपर जो होता है आयरन नील के पास जो है चिपक जाता है, ठीक है। तो ये रेड ब्राउन कलर का। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सेम आंसर यहीं से मिल जाता है। देखो क्यों होता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना, जब उसमें आयरन नेल डाल दिया जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स ग्रीनिश बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्या बना लेता है बेटा, वो फेरस सल्फेट बना लेता है वहां पर, है ना। तो फेरस सल्फेट का बन जाता है, इस वजह से कॉपर सल्फेट था पहले, अब क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, आयरन नेल डालते ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है वो किसमें बदल जाता है, ग्रीनिश कलर में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शंस हम डिस्कस करें, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर from silver nitrate solution involved displacement by copper metal, write down the reaction involved। तो आपको वो रिएक्शन लिखना है, आपने क्या करना है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को रिफाइन करना है, यानी कि प्योरिफिकेशन में आता है ना रिफाइनिंग, तो रिफाइन करना है आपने, सिल्वर को अलग करना है। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, आपने कॉपर मेटल का यूज करना है और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को सेपरेट करना है। ओके, क्वेश्चन ये है। अब वो कह रहा है इसका रिएक्शन भी लिखो। देखो बेटा, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया AgNO3, अब आपने क्या डाला, क्या यूज किया उसमें, कॉपर की हेल्प से करना है तो कॉपर डाला। हमको पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर ले, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही दूसरे को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है या कोई एलिमेंट क्या करेगा, एक सॉल्ट से उस एलिमेंट को जो उससे कम रिएक्टिव होगा उसको उससे डिस्प्लेस कर देता है, वहां से उसकी जगह से हटा देता है। तो यहाँ कॉपर खुद चला जाता है, ये क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर को फ्री कर देता है, ठीक है ना। तो सिल्वर यहाँ हमको रिफाइनिंग, यानी सिल्वर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होगा यदि आप What happens when silver nitrate solution, next question देखते हैं, what happens when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution। क्या होगा यदि आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में NaCl या सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया, NaCl ले लिया हमने, उसमें डाला, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। क्या हो गया ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों होगी, डबल, दो सॉल्ट लिए हैं, दो सॉल्ट में से क्या कर रहे हैं, दो मेटल क्या कर, दो जो एलिमेंट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने सॉल्ट से। ये इसकी सॉल्ट में चला जाएगा, ये इसके सॉल्ट में चला जाएगा, तो NaAg की तरफ आ गया और Ag कहाँ चला गया, Cl के साथ, तो बन गया बेटा AgCl और NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ बन गया आपका सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट पीपीटीज आपको उसमें मिल जाते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको सिल्वर क्लोराइड के जो पीपीटीज या सॉलिड पार्ट जो है वो सॉलिड सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल सॉलिड्स मिलता है। क्यों मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पर, तो एक तो व्हाइट पीपीटीज मिल रहे हैं आपको, या ये कह सकते हो इनसॉल्युबल सॉलिड मिल रहा है, तो इसलिए इस वजह से हम इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल अगर आता है तो इस एग्जांपल को जरूर याद कर लें। ये दो तरह से आ सकता है, गिव वन एग्जांपल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर ये रिएक्शन आ जाएगी और पूछ लेगा ये किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का है या डबल डिस्प्लेसमेंट का है ना। तो इस तरह से इस एग्जांपल को आप याद रखिए, जब भी आपको दो सॉल्ट दिखाई दे उसमें क्या है, एलिमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक सॉल्ट है और एक एलिमेंट दिया हुआ है और वो एलिमेंट दूसरे सॉल्ट में दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से अलग कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ओके देखिए नेक्स्ट 6 जो देखेंगे क्वेश्चन, उसमें क्या रिएक्शन आ रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन। क्या होगा जब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। देखो कॉपर ऑक्साइड को हीट किया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन को ले लेता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपने में से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, और ये ऑक्सीजन कौन ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है और कॉपर बनता है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो कॉपर बन रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है, यहाँ लिख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके दिस इज बेटा, ये किसका एग्जांपल है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको यहाँ लिख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके ये रेडॉक्स का एग्जांपल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है देन दिस इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्या हो रहा है यहाँ देखो किस तरह से पहचानेंगे, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है तो कॉपर बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द
ऑक्सीजन अगर निकल रहा है यानी वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इट इज कॉल्ड द रिडक्शन। यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, निकाल रहा है ना ये, तो ऑक्सीजन का रिमूवल अगर होता है दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन। और ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीजन जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब भी ऑक्सीजन निकलती है उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब जो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है यानी कि जो ऑक्सीजन को दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई वो किस चीज का एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है ना, तो इट मींस ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और जो ले रहा है, कौन ले रहा है, कॉपर ले कौन रहा है, हाइड्रोजन ने लिया ना ऑक्सीजन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि रिएक्शन में पहचानने के लिए आता है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल, जो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, ओके जो दे रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो ले रहा है वो क्या होता है, उसका होता है ऑक्सीडेशन, और खुद वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन किस तरह से, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन लिखने के लिए आता है, तो रस्टिंग क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। अब इसमें होता क्या है, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर क्या हो जाता है, ये रस्ट का फॉर्मेशन करता है ना। जब भी आयरन की ऑक्सीजन और या आप क्या करते हो उसको खुली हवा में रख दो नमी की प्रेजेंस में, वो क्या करता है, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाता है यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन करता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, 2Fe2O3 ठीक। अच्छा यहाँ पर एक रिएक्शन और दिया है बेटा, देखो इसमें क्या दिखा रहा है, PbO प्लस C यानी कि लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा था, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट, यानी आपको बताना है इसमें किसका लेड का रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या हो रहा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट बताना है। तो मैंने डायरेक्टली एक इक्वेशन ले लिया, यहाँ पर रिएक्शन को ले लिया था। इसे भी देख लेते हैं, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब क्या बना रहा है बेटा, यहाँ से ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है ना, वो इसके साथ निकल रहा है और इसके साथ जुड़ रहा है, देखो यहाँ पर तो CO2 बना रहा है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो तो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को डोनेट करा, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो यहाँ लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा यदि हम जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो व्हेन जिंक मेटल इज रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट। जब भी मेटल की किसी एसिड के साथ आप रिएक्शन कराते हो ना बेटा, तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपने देखा होगा जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, ये तो केस स्टडीज में भी क्वेश्चन डायग्रामेटिक गिवन आ जाता है ना, तो डायग्राम दे देते हैं, उसमें दिखाते हैं कि बबल्स निकल रहे हैं, तो किसके बबल्स हैं, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिंक ग्रैन्यूल्स आप सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हो। तो जब भी जिंक किसी भी एसिड के कोई भी एसिड और मेटल की जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है। तो Zn जब H2SO4 के साथ रिएक्शन ZnSO4 सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है। तो वही लिखा है नीचे कि सॉल्ट जब भी किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन, या ये क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो ये ध्यान रखना जब भी मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, क्या होगा यदि एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। मैंने कहा जब भी कार्बोनेट आए ना बेटा तो थोड़ी चीज ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालना ही है, एंड मेटल बाइकार्बोनेट, या मेटल कार्बोनेट हो कोई या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, तो उसके साथ जब भी हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वहां पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो NaCl के साथ रिएक्शन NaCl बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO3 है ना, CO2 निकालो और वाटर मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाला। सेम ऐसी बाइकार्बोनेट के साथ, यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay. आज हम सारी रिएक्शन जितनी भी केमिस्ट्री की हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसे फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ध्यान से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस, क्या होता है जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। देखो भाई जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये बात तो सबको पता ही है कि एसिड जब भी बेस से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जांपल ले लो, एक बेस ले लो NaOH, HCl के साथ रिएक्शन करता है तो कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl का फॉर्मेशन हुआ और वाटर बन गया। इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो अगर ऐसा आ जाए कि न्यूट्रलाइजेशन, भाई एसिड ने बेस को क्या करा, न्यूट्रलाइज करा, तो यहाँ क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ही तो हो रहा है, यानी एसिड ने बेस को न्यूट्रल कर दिया। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप NaCl और HCl NaOH और HCl का एग्जांपल वो करके रिएक्शन कराकर NaCl और वाटर बना दो, सॉल्ट और वाटर बना दो, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। अनदर क्वेश्चन देखेंगे 11th, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड आर ट्रीटेड विद एसिड्स, क्या होता है यदि मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या करें, एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो देखो मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना तो क्या बना रहा है, यहाँ देखेंगे
तो ये क्या बनाता है, हाँ, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जब भी किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर बन रहा था ना, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट वाटर बनता है। साथ में याद करना कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड दिखाई दे, मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो मेटल ऑक्साइड भी कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है ना। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे, जैसे ऊपर बना था। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है मेटल ए, यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने एनसीईआरटी के, अच्छे क्वेश्चंस थे तो लिया। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई मेटल कंपाउंड ए है, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, और उसमें से क्या निकल रही है, एफरवेसेंस निकल रही है। द गैस इवोल्व्ड एक्सटिंग्विशेस ऑफ बर्निंग कैंडल। अब वो जो एफरवेसेंस निकले ना, उससे वो कह रहा है कि, यहाँ कह रहा है कि द गैस इवोल्व्ड, जो भी गैस वहां से बन रही हो, कोई एफरवेसेंस हो रहा है, इसका मतलब कोई गैस तो बन रही है, वो क्या कर रही है, जलती हुई कैंडल को बुझा दे रही है। अब जलती हुई कैंडल को कौन बुझा सकता है, किसकी प्रेजेंस में बुझता है, भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में बुझता है। तो इसका मतलब यही, इसी क्वेश्चन को आपने पकड़ना है बेटा कि क्या नाम, यहाँ क्या कह रहा है कि कोई गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है और एफरवेसेंस और वो कैंडल को बुझा रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी गैस है, CO2। एक हिंट तो हमें यहाँ से मिल गया कि वो कौन सी गैस हो सकती है बेटा, CO2। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर वहां एक कंपाउंड हमको दे दिया है, हिंट दे दिया एक और कि कैल्शियम क्लोराइड है, एक कंपाउंड तो क्या है बेटा वहां पर, कैल्शियम क्लोराइड है। ओके, फॉर द रिएक्शन वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो एक कंपाउंड तो बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड और एक बन रही है CO2 गैस, भाई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दो हिंट तो हमें यहाँ इक्वेशन इससे पता चल गई। तो अब वो मेटल कंपाउंड कौन सा होगा और एसिड कौन सा ले रहा है, वो HCl। क्या ले रहा है, HCl। ठीक है, तो इट मींस मैंने बताया था जब भी कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे तो भैया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। तो यहाँ पर वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराते हो, HCl के साथ कराते हो। ठीक है, तो जब भी कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन, तो CaCl2 का क्या बन रहा है, कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है और आपको साथ में क्या मिल रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड eggshells to give a gas that turns lime water milky, the solution contains। तो सॉल्यूशन किस चीज का होगा ये बताना है, सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन में क्या है भाई, HCl होगा। देखो जो क्रस्ड एग है उसके अंदर क्या होता है, एग के शेल पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जब भी HCl के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो CO2 और साथ में क्या बनाएगा, देखो एक तो CO2 बनेगा और साथ में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनता है। ओके, और वाटर, ठीक है ना, ये चीजें बनेंगी। भाई कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और वैसे भी यहाँ क्लियरली कह रहा है कि लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देती है, जो भी उसके अंदर से गैस इवॉल्व हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसका मतलब वहाँ लिथियम क्लोराइड KCl या NaCl तो होगा नहीं, उनमें क्या होगा बेटा, वो सोल्यूशन जो होगा क्या कंटेंट क्या होगा उसमें, HCl। when bases react with some metal, जब मेटल्स के साथ बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे आपने क्या पीछे क्या देखा था, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ऐसी जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सोडियम इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये इसका जो सोडियम जिंकेट का एक बार क्वेश्चन बन के भी आया हुआ है कि क्या प्रोडक्ट बना, उसका नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट, तो NaOH व्हेन रिएक्टेड विद जिंक और उसको गर्म करो तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन बेस इज रिएक्टेड विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब क्या होगा यदि आप बेस की रिएक्शन किससे करा दे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करा दे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा हो गया आपका, नॉन मेटल कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दो, है ना। तो यहाँ पर क्या लेना है, कोई बेस ले लो, जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये क्या करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देता है तो बेटा ये भी सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। तो मेटल कोई मेटल नॉन हाँ बेस के मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जब बेस की मेटल से कराई तो भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। तब यहाँ क्या बन रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है ना, जब आप क्या करते हो, मेटल की बेस के साथ कराते हो, है ना। और जब बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहे, देखो बेस तो यहाँ पे भी लिया है CaOH2, यहाँ पे NaOH लिया था, तो सॉल्ट तो बनेगा लेकिन वाटर बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लेना है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा हो गया आपका, CO2, और बेस कौन सा लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट हैपेंस टू द ब्राइन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते तो क्या होगा ये बताना है। ब्राइन क्या होता है, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। चीनी आप क्या करो, नमक को पानी में घोल दो, नमक का अमाउंट ज्यादा ले लेंगे, ठीक है, उसको डिजोल्व करें तो क्या बनता है, ब्राइन का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को जो यहाँ क्या कह रहा है, हम ये रिएक्शन देखेंगे ना, अभी ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, है ना, तो इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको भी ध्यान रखना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और याद रखना रिएक्शन, जैसे हमने क्या बताया, ब्राइन, इट इज ब्राइन
ओके। अब जैसे एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ना इसका, तो सॉल्यूशन पानी में हमने क्या करा, नमक घोल दिया, तो ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो क्या बनाता है बेटा, वो NaOH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, NaOH, और साथ में बनाएगा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, दो गैसेस बनेगी। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या हो रहा है, दो बन रही है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया, ब्राइन लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब भी ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। और यहाँ क्या इवॉल्व होती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। अब क्लोरीन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है तो किस इलेक्ट्रोड पे जाएगी बेटा, प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे, यानी कि एनोड पे। हाइड्रोजन होती है पॉजिटिव चार्ज, तो ये किस पर जाएगी, ये कैथोड पर जाती है। ओके, साथ में क्या बनता है यहाँ पर, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, यानी एल्कली का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस, जब यहीं पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए मैं फटाफट बता देती हूँ कि बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है। बेस, वो सारे बेसिस एल्कली होंगे जो क्या होते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ जो भी बेसिस पानी में घुल जाते हैं बेटा उनको बोलते हैं हम एल्कली। ठीक है, तो यहाँ देखो कास्टिक सोडा NaOH बनता है और ये क्या है, एक एल्कली है। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है और साथ में आपको एक एल्कली भी मिल रहा है, देन दिस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो याद रखना, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब देखो ये रिएक्शन भी आ जाती है सॉल्ट में से है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में सॉल्ट वाला। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कॉमन नेम पूछ लेते हैं। ओके, तो वॉशिंग सोडा और साइंटिफिक नेम इसका पूछेंगे आपसे। तो इतना कैसे बेटे, ये इसमें 3 स्टेप आपने याद रखने हैं, 3 रिएक्शंस आपने इसमें याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, NaCl लेंगे, नमक लिया, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अब इस जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करेंगे, हीट करने पर ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ये करता है Na2CO3, यानी कि सोडा ऐश बनाता है। ठीक है, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Na2CO3 जब वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इट फॉर्म्स Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके ओके ओके, आप क्या करोगे, जो आपने NaCl लिया उसको अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले आप क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो, सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश बनाओ। सोडा ऐश की रिएक्शन वाटर के साथ कराया हमने, 10 मॉलिक्यूल लिया तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। ये क्या है आपका, चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। अनदर सॉल्ट का रिएक्शन आपने याद करना है, वो है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा देखो, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, दोनों को साथ में कर लेंगे, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कैसे बनेगा, वो सेम रिएक्शन, देखो उसकी आधी रिएक्शन जो फर्स्ट वाली हमने पढ़ी थी ना अभी पीछे, तो उसको याद कर लोगे तो ये तो अपने आप ही याद होगी, क्योंकि वहां हमने कहा, ये यहाँ तक तो हमने वहां कराई था ना, अमोनिया NaCl की अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराया और साथ में क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया था, देन वो किसमें चेंज हो गया था बेटा, सोडियम कार्बोनेट को। फिर उसको हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्शन कराया था और क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो वो हो गया आपका वॉशिंग सोडा। तो ये रिएक्शन बस आपने यहीं तक छोड़ देना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाकर। ठीक है, अब यूजेस क्या होते हैं, इसको एज एन एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट्स इन बेसिक इन नेचर। ये कैसा होता है, बेसिक होता है, यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अच्छा हाँ, एक अनदर इंपॉर्टेंट यूज है कि इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस है। ओके, याद रखना, बेकिंग सोडा NaHCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग सोडे से आप बेकिंग पाउडर बनाते हो, कैसे बनाते हैं, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो बेकिंग सोडा लेते हैं और साथ में इसमें कोई एडिबल एसिड को ऐड करते हैं, वो टार्टरिक एसिड भी हो सकता है, वो सिट्रिक एसिड भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे टार्टरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हमने सबसे पहले, NaHCO3, यानी आपने क्या लेना है, सोडियम बेकिंग सोडा लेना है, साथ में ये टार्टरिक एसिड से आपका H+ आ गया। H+ क्या करेगा, इसको Na+ और CO2 में तोड़ देता है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे आयनिक रिएक्शन लिखा हुआ है NaHCO3, यानी कि जब आपने क्या लिया था, बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग सोडा की रिएक्शन टार्टरिक एसिड से H+ आयन आया, ये इसको Na+ में डिसोशिएट करेगा, Na+ होगा और साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करता है, उसको उसमें जो क्वालिटी होती है ना, बेकिंग सोडा हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि चीजें फ्लफी हो जाए, है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है बाहर, है ना, जब भी उसे हम क्या करेंगे, उसमें वाटर मिक्स करते हैं, उसके बाद रिएक्शन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. अब वो जो दूध वाला जो है वो क्या कर रहा है, थोड़े से अमाउंट में बेकिंग सोडा को ताजे दूध में मिला रहा है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन, कि वो जो मिल्क होता है उसका pH 6 से थोड़ा सा एल्केलाइन क्यों शिफ्ट करता है। ठीक है ना, तो क्यों करता है, बिकॉज
जो बेटा उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिला देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, वो इजीली क्या नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, सो दैट इट मे नॉट गेट सोर इजीली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट। ओके, तो इससे क्या होगा, वो खट्टा नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या नहीं बन पाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उसका नेचर कैसा हो गया, इट इज नॉट एसिडिक, वो किससे स्लाइटली एल्केलाइन हो जाएगा। जब हम उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो देर तक अगर दूध रखा भी रह जाएगा तो वो क्या नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा। और सेकंड क्वेश्चन इसी में है बेटा एक और, वो ये द मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। अब ऐसे दूध में जिसमें बेकिंग ऑलरेडी बेकिंग आपने क्या किया है, बेकिंग सोडा मिला रखा है तो वो क्या नहीं होता है, उसका दही जो है जल्दी से क्यों नहीं जमता है, बिकॉज क्या होगा, जो उसमें इलेक्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ना, वो क्या करेगा, जो आपने उसमें बेकिंग सोडा जो मिलाया हुआ है वो उसका एल्कलाइन नेचर है, तो उसको सबसे पहले वो न्यूट्रलाइज करेगा। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद बाकी का इलेक्ट्रिक एसिड जो फिर से फॉर्मेशन होगा, तो इट मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक एसिड तो किसमें वो हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब उसके बाद क्या होगा, दही देर से जमेगा कि नहीं जमेगा, क्योंकि फिर और इलेक्ट्रिक एसिड बनेगा तब दही का फॉर्मेशन होगा, है ना, तब कर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस वजह से क्या होता है, दही जो बेकिंग सोडा मिलाया हुआ होता है वो दही जो है देरी से जमती है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रिक एसिड इज मिक्स्ड विद सोडा, बेकिंग सोडा मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज द बेकिंग सोडाज एल्केलाइन टेस्ट। देखो जो बेकिंग सोडा होता है वो एल्केलाइन टेस्ट, एल्केलाइन होता है उसका टेस्ट, तो उस टेस्ट को क्या करते हैं, एल्केलाइन नेचर को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग अ बीटर फ्लेवर इन बेक्ड कुक, जो जितने भी सामान है उसमें क्या हो जाए, वो कड़वापन होता है, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर टार्टरिक एसिड मिलाते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ओके, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ऊपर देखा था ना हमने, H+ आयन दे रहा था, और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, और आपने आपने क्या मिला लिया बाहर से, एक एसिड ऐड करा है, तो इट मीन्स वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ ये रिएक्शन भी दिया बेटा, देखो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपने क्या लिया, सोडा, बेकिंग सोडा लिया, और साथ में आपने क्या ले लिया, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है C4H6O6, ठीक है, ये Na+ वाला था ना, तो ये यहाँ पर एक क्या बना रहा है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होता है, एक प्लेजेंट टेस्ट होता है इसका, अच्छा, अदरवाइज जो होगा वो क्या बनेगा, एक कड़वा टेस्ट का जो प्रोडक्ट बनता है वो मिलता है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी, है ना, तो उसको फ्लफीनेस देने के लिए। वाई बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, साथ में देखो बेकिंग सोडा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है, पता है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाने के काम आता है। आग जलेगी नहीं भाई उस समय पे जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां प्रेजेंट होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक सोल्यूशन होता है फायर एक्सटिंग्विशन के अंदर, और साथ में क्या होता है, एक छोटी उसमें जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, जैसे हम नॉब को करते हैं ना तो वो तुरंत उसके अंदर गिर जाता है, ठीक है, H2SO4, और रिएक्शन करके आपको सोडियम सल्फेट देता है, वाटर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी के साथ बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आल्सो कॉल्ड द क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला आ जाता है, कॉमन नेम और उसका केमिकल नेम, ये सब आपने याद करना है, CaOCl2। अब ये बनाया कैसे जाता है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो स्लेक लाइम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाया जाता है। स्लेक लाइम लेना है आपने, बुझा हुआ चूना लेना है, उसमें क्लोरीन गैस डाल दो, क्लोरीन गैस डालेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एसिड, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा दे, एसिड के साथ रिएक्शन करा दे। तो ब्लीचिंग पाउडर जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है, क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो जब हम ये ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं और Cl2 बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ ये रियल ब्लीचिंग एजेंट यानी जो Cl2 इसमें से प्रोड्यूस हो रही है ना बेटा, यही क्या है, रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन गैस होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग क्लोरीन, अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को स्टोर करते हैं। दिस इज बिकॉज क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज, क्योंकि क्लोरीन गैस को स्टोर करना और उसको यूटिलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में उसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्या करने का, स्टोर करने का क्लोरीन गैस को। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, क्लोरीन क्या करती है, ब्लीच करने का काम करती है ना, कलर को उड़ाने का काम करती है, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, हाईली ये कैसा होता है, सॉरी ये क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, इस वजह से क्या करता है, ये कलर को उड़ा देता है, यानी कि इसकी ब्लीचिंग एक्शन जो होता है किसकी वजह से होता है, क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CaSO4 ½ H2, क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 ½ H2O,
और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ है ना, हेमीहाइड्रेट। ओके, आप क्या करो, जब भी जिप्सम को आप इसे हीट कर दो, ये रिएक्शन रिवर्स भी पूछ लेता है, यानी वो पूछ लेगा व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हेमीहाइड्रेट इज ट्रीटेड विद वाटर। पानी के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? हार्ड सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड द जिप्सम। या फिर अगर आपसे आ जाए कि बताओ बेटा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैसे बनेगा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएगा, तो इसका प्रिपरेटिव मेथड क्या है? जब आप कैल्शियम सल्फेट को क्या करते हैं, देखो CaSO4 2H2O, ये क्या है? जिप्सम। इसको हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, और 1:1/2 वाटर मॉलिक्यूल आपको बाहर निकाल देता है। ठीक है, 2 थे ना, आधा यहाँ लग गया, 1.5 यहाँ मिल गया हमको। राइट इन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन पीओपी एंड वाटर। देखो यहाँ आ गया, यही चीज मैं ऊपर बता रही थी ना कि ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है घुमा के। तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी आपने क्या लिया? पीओपी ले लिया, और इसमें पानी का मॉलिक्यूल डाला 1:1/2, 1.5 मॉलिक्यूल पानी का डाल दो, तो ये कैसा हो जाएगा? हार्डेस्ट सब्सटेंस बना लेता है, हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, और ये क्या कहलाता है? जिप्सम, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देखिए। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। क्या होता है जब मेटल का रिएक्शन आप किससे करा दो? ऑक्सीजन के साथ कराते हो। ठीक है, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, यानी कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। और मेटल ऑक्साइड जितने होंगे वो कैसे होते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। दो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम ऑफ मेटल ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। हाँ देखो, वैसे तो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि वो बेसिक भी, बेस की तरह भी काम करते हैं और एसिड की तरह भी काम करते हैं, तो उनको कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब वो दुगला व्यवहार दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि वो डुअल नेचर को शो करेंगे। भाई वो क्या करते हैं? वो एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं, वो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड बेस की तरह भी काम करें, एसिड की तरह भी काम करें, उनको हम एम्फोटेरिक कहेंगे। उनके एग्जांपल अभी हम नीचे देखेंगे। देखो यहाँ नीचे रिएक्शन दिखाया भी है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर एम्फोटेरिक नेचर के कोई ऑक्साइड का पूछे तो आप ये याद रखना, Al2O3। ओके, अब यहाँ देखो 2 रिएक्शन मैंने यहाँ दिखाई भी हैं कि ये देखो यहाँ पे ये क्या HCl के साथ रिएक्शन भी कर रहा है और क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। और यहाँ ये NaOH के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। कौन सा सॉल्ट बना रहा है? जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। जब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा? ये कर रहा है आपका NaOH के साथ, बेस के साथ कर रहा है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, NaAlO2 बना रहा है। अब देखो इसी तरह से यहाँ जिंक का भी लिया। जिंक भी क्या करता है? ये भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, जिंक ऑक्साइड। तो ZnO, तो 2 एग्जांपल याद कर लेना। एक तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड, दोनों कैसे नेचर शो करते हैं? आपके एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, यानी कि वो एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो ये तो हमने पहले भी पढ़ी थी कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद NaOH इट फॉर्म द सोडियम जिंकेट। इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना इन रिएक्शंस को। अब नेक्स्ट देखेंगे फटाफट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। क्या होगा जब हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं? वाटर के साथ कर देते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो क्या होगा जब हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ कर दें? वाटर के साथ कर दें। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा ये क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। मेटल को जब भी आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन वाटर कैसा होना चाहिए? वो स्टीम फॉर्म में नहीं होना चाहिए। या तो ठंडा पानी ले सकते हो या फिर आप हॉट वाटर को यूज कर सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? मेटल। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोल्ड या हॉट वाटर लेंगे, स्टीम नहीं लेंगे। अगर स्टीम के साथ कराते हो तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, तब क्या बनता है बेटा? मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। हाइड्रोजन दोनों कंडीशन में इवॉल्व होती है। जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है, गर्म या ठंडे पानी के साथ, तो वो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। जबकि अगर उसकी हम क्या करें? स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ क्या बन रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका एक एक एग्जाम्पल हमने नीचे भी लिया है, देखो देखो बेटा, जब मैग्नीशियम को हम हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जबकि जिंक को जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ना कि जिंक हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो जिंक जब स्टीम वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड विद डाइल्यूट एसिड्स। अगर आप मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? देखो देखो यहाँ हमने सोडियम मेटल लिया,
एसिड डाइल्यूट एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ मैंने सारी मेटल्स को रखा है, देखो सोडियम की कढ़ाई तो सोडियम सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन निकल गई, मैग्नीशियम की कढ़ाई मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम की कढ़ाई तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, जिंक की कढ़ाई जिंक सल्फेट बना, आयरन की कढ़ाई तो आयरन सल्फेट बना, ठीक है, फेरस सल्फेट बनेगा सेकंड, ठीक है, आयरन 2 सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम कॉपर की, सिर्फ कॉपर ऐसा है जो सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्यों, क्योंकि कॉपर क्या होता है बेटा, ये लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल, इसलिए क्या करता है ये एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 देन H2 गैस इज नॉट इवॉल्व्ड बिकॉज HNO3 ऑक्सीडाइज्ड, देखिए इसको, when metal when a metal reacts with dilute HNO3 then H2 gas is not evolved because HNO3 oxidize the H2 to water। अब HNO3 क्या होता है, अगर इसका हम लोग क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप क्या ले लें, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 डाल दें, चाहे डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करना है, ये केस भी याद रखना बेटा, इसलिए स्टार लगा के अलग से शो कर दिया कि डाइल्यूट HNO3 के साथ जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, क्यों, क्योंकि HNO3 क्या करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, H2 को, दिस H2 टू वाटर, तो HNO3 क्या करता है, H2 को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, तो हमको HNO3 के केस में क्या नहीं मिलेगा, H2 नहीं इवॉल्व होगी, वहां क्या मिलेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके देखो, वेरी dilute HNO3 however reacts with magnesium and manganese metal to evolve hydrogen। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो बहुत dilute HNO3 होता है वो क्या करेगा, मैग्नीज और जो दो मेटल ऐसी हैं जो मैग्नीशियम और मैग्नीज, उनके साथ रिएक्शन करके वो क्या दे देगा, H2 दे देगा, बिकॉज द वेरी dilute नाइट्रिक एसिड इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर। क्योंकि जो बहुत डिल्यूट, अगर वेरी डिल्यूट आपने ले लिया, देखो डिल्यूट लिया तो क्या करेगा, वो तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं, वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बना लेगा। लेकिन आप क्या करोगे, अगर HNO3 बहुत डाइल्यूट ले लिया, वेरी डाइल्यूट ले लेते हैं, तो वो क्या करता है बेटा, वो H2 का ही फॉर्मेशन करेगा, वहां वाटर नहीं बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है आपने कि आपने आपको डाइल्यूट दे रखा है या वेरी डाइल्यूट दे रखा है। अगर वेरी डाइल्यूट दिया देन H2 का फॉर्मेशन होगा, और अगर खाली डाइल्यूट लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, वहां पर H2 को ऑक्सीडाइज कर दोगे वाटर में, ठीक है, H2O का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्वारेजिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स, ठीक है, एक्वारेजिया के अंदर क्या करती है, मोस्टली सारी मेटल्स क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है एक्वारेजिया, ये भी ध्यान रखना। एक्वारेजिया क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl का को मिक्स करके एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। इसमें रेशियो जो लिया जाता है HNO3 का 1 रेशियो लेते हैं, यानी एक टेस्ट ट्यूब डाला तो 3 टेस्ट ट्यूब, 1:3 का रेशियो लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको ये ध्यान रखना आपने। तो एक्वारेजिया क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर है, और उसके अंदर क्या करेंगे, यानी दो, इनको मिला लिया, दो एसिड को मिक्स कर लिया आपने, और किसके रेशियो में करना होता है, 1:3 के रेशियो में। अब नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन, क्या कह रहा है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा दे, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करा दे, तो क्या होगा, ओके देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया है, और मेटल कौन सी ले ली, जिंक ले ली। तो जब भी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डाली जाएगी, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा हमने, कॉपर सल्फेट, और यहाँ क्या है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, उसे उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना, तो ये ब्लू कलर का होता है, ये कलरलेस सोल्यूशन हो गया, कलरलेस सोल्यूशन, जिंक सल्फेट और कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, देखो यहाँ से निकाल दिया, ये पीछे भी मैंने बताया था। इफ हाउएवर a strip of copper metal is placed in a zinc sulfate solution then no reaction occurs। इसके उल्टा अगर हम जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की स्ट्रिप को डाल दें तो क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। इसके लिए फिर से बता रही हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर लें, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा और इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से लर्न करना, ओके, ध्यान से देखिए, इसके सारे एग्जाम्पल्स भी आप करके जाना। ओके देखते हैं, इफ वी पुट सिल्वर मेटल इन कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इवन देन नो रिएक्शन टेक प्लेस। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर सिल्वर मेटल को भी क्या करें हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रिएक्शन भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो सिल्वर होती है वो क्या होती है, कॉपर से लेस रिएक्टिव होती है, तो वो क्या करेगी, वो तो भाई उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। जितनी भी लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं वो क्या करेंगी, वो अपने से स्ट्रॉन्ग मेटल को जो क्या है मोर रिएक्टिव है उनको उसकी जगह से क्या नहीं कर पाती है, डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, ओके।
ओके बेटा, इसमें देखेंगे रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की जब आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो ये फेरस क्या बनाता है, FeSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ से ये क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है ना, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर का स्ट्रिप डाल दूं तो क्या होगा, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। सेम रीजन है, कॉपर क्या होता है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज जरूर लर्न कर ले। और यहाँ देखो ये कलरलेस होता है AgNO3, जब कॉपर नाइट्रेट बनता है तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लू कलर का। तो केस स्टडीज में कलर बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कलर ऐसा था और ऐसा हो गया तो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आप देख के जाएं। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा वही बात कही है कि अगर इसका उल्टा कर दें, इफ वी प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ सिल्वर मेटल इन अ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नो रिएक्शन अकर्स, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या कर लूँ, सिल्वर मेटल की उसको कॉपर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं तो भाई सिल्वर थोड़ी ना कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। ठीक, अब मेटल की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराते हो तो क्या बनाता है बेटा, आयनिक क्लोराइड बनाता है। Na जब Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, नेक्स्ट देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। आप क्या करें, मेटल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, हाइड्रोजन के साथ करानी है। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनाएगा, वो कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ज्यादातर मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करती। ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, कुछ ही रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो क्या करेंगी, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेती हैं, हाइड्राइड बना देती है। क्योंकि मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगी, और हाइड्रोजन भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। तो कुछ ही मेटल जो हाईली रिएक्टिव होती है उनके साथ वो क्या करेगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या होता है, जब भी कोई नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाती है। देखो जब हमने देखा था पीछे कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या करती है, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती है, ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि अगर नॉन मेटल होगी, मेटल की जगह नॉन मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो जो उसके ऑक्साइड बनेंगे वो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। जैसे यहाँ ले रहे हैं हम, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये एसिडिक हो गया बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, इट इज एसिडिक नेचर। इनकम्प्लीट अगर कंबशन कर देते हैं कार्बन का तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। तो यानी कि दो तरह की ऑक्साइड्स बनाएंगे नॉन मेटल्स, एक तो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड बन सकते हैं या फिर बन सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। पानी है, जैसे वाटर बनता है H2 और O2 के उससे मिलकर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये भी कैसा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी से एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर हम नॉन मेटल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर जैसे NaBr का क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक, और यहाँ क्लोरीन नॉन मेटल है। अब ये क्लोरीन क्या करेगी, इस ब्रोमीन को, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होती है, कम रिएक्टिव होती है, तो क्लोरीन क्या करेगी, इस ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी, इसको यहाँ से निकाल देगी, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl और Br। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। जब भी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, नॉन मेटल क्या करेगी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाती है बेटा, कोवेलेंट क्लोराइड बनाती है। क्या बनाएगी, कोवेलेंट क्लोराइड बनाएगी। जैसे P4Cl2 लिया तो PCl3 का फॉर्मेशन होता है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फास्फोरस P4 और क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, PCl3 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, जब भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फर के साथ, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करेगी, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है तो कोवेलेंट हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगी। यहाँ देखो ये हैबर प्रोसेस भी के थ्रू क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं ना, उसमें भी नाइट्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है, नाइट्रोजन नॉन मेटल हो गई, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, कैल्सिनेशन, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैल्सिनेशन क्या होता है, देखो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो होते हैं दो, आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज होते हैं ना, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी और से, तो वहां हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ इस चीज पे ध्यान देना बेटा, यहाँ जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस होगा तो ये क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर होता है, जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में होता है। तो कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो जब भी मेटल ऑक्साइड बनाना होगा तो किसी और से, तो कौन सा और होगा, वो कार्बोनेट के ओर। कार्बोनेट के ओर जब होंगे तो बेटा उसका क्या करोगे आप, कैल्सिनेशन करोगे, और वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और रोस्टिंग में भी क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करना होता है, लेकिन
यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। क्यों? क्योंकि ये तो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये वाले ओर्स, तो उनका क्या करेंगे हम? कैल्सिनेशन कर देंगे। और जो ओर्स सल्फाइड की फॉर्म में आपको मिलेंगे, जो ओर्स आपको किस में मिलते हैं? सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, उनका क्या करेंगे बेटा? हम उनकी रोस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तब Zn, जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा? ZnO का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ जिंक कार्बोनेट था, ठीक है, तो यहाँ से एक CO2 निकल जाएगी और एक O यहीं पर रह जाएगा, ऑलरेडी O है इसके पास यहाँ पर अंदर, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड बन गया, बनाना हमें ऑक्साइड ही होते हैं, देखो दोनों में, कैल्सिनेशन में भी है। कार्बोनेट में O ऑलरेडी है, ये वो लगा के चलिएगा कि इसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा? ये एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एक हिंट दे रही हूँ याद करने के लिए। देन प्रेजेंस ऑफ एयर क्या होगा? सल्फाइड, क्योंकि इसके पास ओ यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो रोस्टिंग किसकी होगी? सल्फाइड्स की, और कैल्सिनेशन किसका होगा? कार्बोनेट्स का। नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। तो यहाँ हम क्या करेंगे? मेटल ऑक्साइड का कार्बन के साथ क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। तो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन, कार्बन क्या है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, सॉरी। यहाँ देखो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, यहाँ जिंक ऑक्साइड की हम क्या कर रहे हैं? कार्बन के साथ क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। तो ये क्या कर रहा है? इसको रिड्यूस कर देता है। कार्बन क्या है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही जिंक के अलावा हम लोग आयरन, टिन, लेड, कॉपर, ठीक है, इनका भी क्या कर सकते हैं? कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन ऑफ, ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। अभी देखो पीछे हमने रिडक्शन किया था किसका? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स का किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम की, उसकी सॉरी कार्बन की प्रेजेंस में। अभी देखा था ना हमने पीछे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था? मेटल ऑक्साइड का, अभी हमने पीछे हमने रिएक्शन देखी ना कि मेटल ऑक्साइड की हमने क्या करी थी? कार्बन की प्रेजेंस में क्या करा था? रिडक्शन किया था। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में भी कुछ मेटल्स का क्या हो सकता है? रिडक्शन हो जाएगा। जैसे मैग्नीज एंड क्रोमियम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय विद एल्यूमिनियम मेटल। तो यहाँ मैग्नीज और क्रोमियम के जो होंगे, मैग्नीज और क्रोमियम मेटल के का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो किसकी प्रेजेंस, किसकी उसमें होगा? एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में उसका हम रिडक्शन करेंगे। किसका? मैग्नीज और क्रोमियम मेटल के ऑक्साइड्स का। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ ये लिया यहाँ पर, और यहाँ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराया, तो मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और हीट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा थर्माइट प्रोसेस, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थर्माइट प्रोसेस। इसको अच्छे से देखिए, ये बहुत क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? रेल की पटरी वगैरह जब टूट जाती है ना, तो ये थर्माइट प्रोसेस के थ्रू ही क्या करा जाता है? जोड़ा जाता है। ये भी एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कौन वर्क करेगा? एल्यूमिनियम करता है। ठीक, तो द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। तो यहाँ एल्यूमिनियम पाउडर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस में। हाईली एक्सोथर्मिक होती है, Fe2O3 हो गया एल्यूमिनियम, तो ये मोल्टन आयरन बनाती है, और वो मेल्ट करके किसमें चला जाता है बेटा? जहां पर वो टूटी हुई होती है ना, वहां पर भरा जाता है। Al2O3 और हीट है। ठीक है, एल्यूमिनियम ये बनेगा आपका, मोल्टन आयरन मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, और आपको हीट, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ, अभी हमने ये अब देखेंगे इस, एक सेकेंड, अब देखते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में देखो, कॉपर जो होता है वो एज अ ग्लेंस ओर के फॉर्म में मिलता है। कॉपर जो है, कॉपर 1 सल्फाइड, यानी ये है, ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड सल्फाइड। ओके, तो बेटा देखो यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, यहाँ ये किसमें? कॉपर ग्लेंस और के रूप में Cu2S के फॉर्म में मिलेगा। और ये क्या करेगा? जब इसका आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करो। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? रोस्टिंग या कैल्सिनेशन? देखो बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? कॉपर, ये जो Cu2S है, ये सल्फाइड ओर है, कॉपर का सल्फाइड ओर है, ओके, जिसको हम ग्लेंस ओर भी बोलते हैं। तो ये क्या इसका क्या कर रहे हो आप? यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रोस्टिंग करिए। और रोस्टिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, जो रोस्टिंग होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ हमने क्या करा? रोस्टिंग की है इसकी, और इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे हम? क्यूप्रस ऑक्साइड में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम किसमें कर रहे हैं? इसको क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड साथ में मिल रही है। क्यूप्रस ऑक्साइड जब बन जाता है तो फिर क्या, ये जो Cu2S बना था ऊपर, कॉपर सल्फाइड बना था, तो ये क्या करेगा? ये रिएक्शन करके आपको क्या दे देता है बेटा? कॉपर मेटल दे देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से। ओके बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, कंबशन। कंबशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्निंग भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, most of the carbon compounds are combustible and burns in presence of oxygen to form carbon dioxide, water, or large amount of heat and light भी
इसमें से निकलती है, ठीक है। तो जो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली कंबस्टेबल होते हैं, ठीक है। और बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उन्हें बर्न करते हैं तो उनसे क्या निकलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर हमने मीथेन का दिखाया, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन करते हो तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। देखो यहाँ पर इथेन का दिखाया है, ये हो गया मीथेन, इथेन। फिर यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं इथेनॉल, मिथेनॉल, ओके, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। सारी रिएक्शंस में देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स का अगर आप क्या करते हो, कंबशन करते हो, तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, कंबशन का प्रोसेस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन आपके पास है और उसका हाइड्रोजन किसी अदर एटम के थ्रू क्या हो जाए, वहां से क्या हो जाए बेटा, रिप्लेस्ड हो जाए, ठीक है, वहां से क्या हो जाए, रिप्लेस्ड हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे क्लोरीन की दिखाई है, तो जब मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखो यहाँ से एक H हटेगा, एक Cl इसके पास आ जाएगा, और ये जो H हटता है वो इसके साथ लगकर क्या बनाता है, HCl, तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड बन गया। और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से अगेन इसके पास क्या है, अब ये वाला मिथाइल क्लोराइड फिर से Cl2 के साथ अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले लेते हैं तो क्या होगा, फिर से ये क्लोरीन क्या करेगी, एक H को और यहाँ से रिप्लेस कर देगी, तो क्या बनेगा, डाइमिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो CH2 Cl2 और HCl बना। फिर यहाँ पर अगेन हमने CH2 Cl2 को फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो बेटा क्या बनेगा, एक H और रिप्लेस हो जाएगा, तो CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। जब तक इसमें से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो CHCl3 प्लस Cl2, फिर से क्या होगा, एक H बचा, ये भी हट जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले लेते हैं तो क्या बनता है बेटा, लास्ट प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है लिखने के लिए, इसको भी अच्छे से आप कर लें। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है वो कौन सी है, पहली कंबशन। तो अल्कोहल का जब भी हम, यानी यहाँ क्या ले रहे हैं, इथेनॉल, हमें पता है कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलते हैं, पीछे बताया था ना। तो वही है सेम, देखो यहाँ पर इथेनॉल ले लिया है तो हाइड्रोकार्बन है, इसका ऑक्सीजन, आप इसका क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो पोटेशियम परमैंगनेट ले लो या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनकी प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, तो इट कन्वर्ट्स इनटू किसमें बदल जाता है बेटा, ये इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन अगर इसका पार्शियली वहां आ जाता है पार्शियली ऑक्सीडेशन, अगर हम पार्शियली ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो अल्कोहल होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो एल्डिहाइड में बदलता है, ठीक है। तब वो क्या नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा हमको, वहां जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इथेनॉल जो है वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम मेटल। चलिए, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। यहाँ इथेनॉल की जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है बेटा सोडियम इथॉक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आई हुई है बोर्ड के एग्जाम में, इसको भी ध्यान से देखें। इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट देता है सोडियम इथोऑक्साइड, ओके, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट देखेंगे डिहाइड्रेशन। बेटा नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल। अब अल्कोहल का अगर हमें डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, तो यहाँ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो यूज किया गया है वो क्या किया गया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो यूज किया वो क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इट कन्वर्ट्स इनटू इथीन। तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक H देखो ये OH है और यहाँ से एक H निकाल दो, एक H यहाँ से हटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटे, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो बेटा डबल बॉन्ड करना पड़ेगा ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड। अगर आप किसी अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एस्टर का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को देखो बाहर निकाल रहा है, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। तो एसिटिक एसिड ले लो, यहाँ पर इथेनॉइक एसिड लिया हमने, और क्या लिया हमने, इथेनॉल ले लिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, CH3COO C2H5, यानी ये बनाया इथाइल इथेनॉइड। ये क्या है, एक एस्टर है, यानी एल्काइल एल्केनॉइड, ठीक है। तो ये बन गया आपका एस्टर। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, इसको भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं बेटा।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक रिएक्शन विद Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम क्या करते हैं एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा बेटा, सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है इसमें। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे, सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना ही बनना है, और साथ में आपको एक सॉल्ट क्या मिल रहा है, CH3COONA। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब NaOH के साथ आप एसिड इसकी रिएक्शन कराते हैं इथेनॉइक एसिड की या फिर एसिटिक एसिड, तो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो सोडियम क्या बनना है बेटा, ये आपको सोडियम इथॉक्साइड सॉरी ये क्या बनना है, सोडियम एसिटेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करा, अगेन ये क्या है, एस्टरिफिकेशन हो गया, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा हाँ पीछे भी हमने बताया था ना, जब एस्टर बन रहा था तो वो कौन सी रिएक्शन थी, एस्टरिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी क्या है, वही सेम रिएक्शन रिपीट हो गई है, वहां पर हमने अल्कोहल के साथ इथेनॉइक करा था, यहाँ इथेनॉइक के साथ अल्कोहल करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इथाइल अल्काइल एल्केनॉइड होता है ना, तो इथाइल इथेनॉइड, ये क्या है, एक एस्टर है, और ये क्या रिएक्शन क्या कहलाती है, एस्टरिफिकेशन। एस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बैक टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन बैक भी जाती है बेटा, अगर आप इससे क्या करें, आप एस्टर की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करें, वो कह रहा है एस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बैक, वो फिर से जो एस्टर होता है वो टूट जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में, ठीक है, तो ये बैक भी हो जाता है, रिएक्शन बैक भी है। सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज आर कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ओके, तो आप क्या करेंगे, जब एस्टर्स का, फैट और ऑयल्स क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं, और एस्टर्स का आप क्या करेंगे, एल्कली की प्रेजेंस में क्या करा दें बेटा, एल्कली के साथ उसको हाइड्रोलाइज कर दे, अगर हम फैट और ऑयल को एल्कली के साथ क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें उसका, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, फैट और ऑयल लिया हमने, उसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसकी जगह आप KOH भी ले सकते हैं, तो एक एल्कली लिया, एक एस्टर लिया, और जो हीट करेंगे तो रिएक्शन जो होगा उसके बाद आपको क्या मिलता है, सोप मिलता है और ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तो ये एक अल्कोहल है। तो जब भी आप एस्टर का क्या करेंगे, एल्कली के साथ उसका क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो वहां क्या बनता है, सोप का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन।